दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है बकासुर रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत एक योगी साधु के साथ होती है जो गहरी समाधि में लीन है। ये कोई साधारण योगी नहीं बल्कि हवा में तपस्या कर रहे हैं। उनकी शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। फिर जब ध्यान से बाहर आते हैं तो अपने शिष्य काशी बलि से बताते हैं कि उन्हें स्वयं भगवान शिव से पवित्र आह्वान मिला है और वो अपना देह त्याग करने जा रहे हैं। जाने से पहले वो काशी बलि से वर्षों की सेवा के बदले उसे कोई वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर काशी बलि तंत्र मंत्र का पूरा ज्ञान मांगता है। गुरुदेव ने अपनी शक्तियों से तुरंत एक पवित्र ग्रंथ प्रकट किया जो स्वयं भगवान शिव ने उसे भेंट किया था और उसमें तंत्र मंत्र का सारा ज्ञान था। साथ ही उन्होंने काशी बलि को चेतावनी दी थी कि इस ज्ञान का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए ना किया जाए, नहीं तो ये उसका विनाश कर देगा। लेकिन काशी बलि शैतान टाइप का था। उसने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किताब की शक्ति का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया। समय के साथ वो एक भव्य हवेली में रहने लगा। यही एक खतरनाक तांत्रिक क्रिया के दौरान उसके साथ कुछ खौफनाक हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद कहानी परमेश नाम के एक बैचलर पर आती है जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। आज अपने पहले एपिसोड की शूटिंग के लिए परमेश और उसका कैमरामैन जिसका नाम पल्ली था वो एक भूतिया जगह पर पहुंचते हैं। परमेश ऑडियंस को बताता है कि यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है जो खासकर आदमियों को हंट करती है और रात में कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता। फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ का माहौल डरावना था। यहाँ परमेश उस लड़की की दुखद कहानी सुनाता है कि कुछ साल पहले जब लड़की के माता पिता बाहर गए थे तब एक ट्रक ड्राइवर ने उसे अकेला देखकर घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मार दिया। ऐसा माना जाता है कि लड़की की आत्मा आज भी इस घर में है और बाहर से आने वाले मर्दों को वो ट्रक ड्राइवर समझकर उन पर हमला करती है। परमेश दीवार पर लगी उस लड़की की तस्वीर दिखाता है। तभी एक पंखा जोर से नीचे गिरता है, एक पुरानी गुड़िया हिलने लगती है और एक साया गुजरता है। परमेश बिना डरे उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है कि आपको कोई मदद चाहिए। तब भूतनी एक भयानक चेहरे के साथ सामने आती है और हाँ कहकर अगले ही पल गायब हो जाती है। डर के मारे तो उनका बुरा हाल हो जाता है। दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं। पल्ली को लगता है जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो और उसे चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। तब परमेश और पल्ली तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर निकलकर परमेश दर्शकों को बताता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है और वो अपनी जान का जोखिम लेकर ये सब दिखा रहा है। फिर जब पल्ली कैमरा घुमाकर लोकेशन दिखाने लगता है तो कैमरे में कुछ और भूत दिखाई देते हैं। ये भूत दरअसल उनके ही दोस्त थे जो शूटिंग के दौरान ही दारू पार्टी कर रहे थे। इससे उनका सारा फ्रॉड कैमरे पर लाइव कैद हो गया था और दर्शक समझ गए थे कि ये नकली भूत दिखाकर उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ परमेश और उसके दोस्तों के ग्रुप के बारे में बताते हैं। इस ग्रुप में 5 लोग थे, परमेश, पल्ली, साईं, भार्गव और वामन। परमेश अकेला था जो नौकरी करता था, लेकिन वो अपनी नौकरी से खुश नहीं था। वो खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता था जिसके लिए उसे कम से कम 50 लाख की जरूरत थी। वो कर्जा लेने से डरता था, इसीलिए उसके दोस्तों ने यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया दिया था, पर उनका पहला एपिसोड बुरी तरह से फेल हो चुका था। फिर हार न मानते हुए उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन इस बार असली और सबसे भूतिया जगह पर वीडियो बनाने का। तब साईं ने अपने एरिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस के बारे में गूगल पर सर्च किया और नाम आया काशी बलि की हवेली। ये वही जगह थी जहाँ काशी बलि नाम का तांत्रिक काला जादू करता था और वहाँ कोई आता जाता नहीं था। तब परमेश को ये एकदम सही लगा और उसने तय किया कि अगली वीडियो यहीं पर बनेगी ताकि वो खुद की खोई हुई इज्जत वापस पा सके। वो जल्दी ही उस हवेली तक पहुंच गए। उसका गेट खोलकर अंदर जाते हैं जहां माहौल बेहद डरावना था। उन्हें चारों तरफ इंसानों और जानवरों की खोपड़ियां, जगह जगह तांत्रिक सिंबल बने हुए दिख रहे थे। अब परमेश वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता है और पिछली बार के लिए माफी मांगते हुए दर्शकों को बताता है कि ये काशी बलि नाम के तांत्रिक की हवेली है। यहाँ हवेली में घूमते हुए उन्हें एक कमरे में काशी बलि की वही काले जादू की किताब मिलती है जिसे वो अपने साथ ले आते हैं। फिर अगले दिन वामन वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देता है और शाम को परमेश उसका रिस्पांस चेक करने को कहता है। लेकिन यहाँ तो ये लोग गाली दे रहे थे कि ये वीडियो भी नकली है। इस पर परमेश यूट्यूब का आइडिया यहीं पर छोड़ देता है। फिर साईं पूछता है कि अब रेस्टोरेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पर परमेश के पास कोई आइडिया नहीं था। तभी वही काले जादू वाली किताब अचानक से टेबल से नीचे गिर जाती है। ये सब लोग उसे उठाते हैं और खोलकर देखने लगते हैं। फिर वो किताब में एक अजीबोगरीब रिचुअल को पढ़ते हैं कि चरने के लिए बाहर गई गाय को अगर एक खास बिल्ली दिखाई जाए तो उस गाय को देखकर बिल्ली की आंखों से आंसू निकले तो उन आंसुओं को अपनी आंख में लगाने से देवी प्रकट होगी और कोई भी इच्छा पूरी कर देगी। ये पढ़कर इन लोगों ने तुरंत तय किया कि ये ट्राई करना चाहिए। अगर देवी प्रकट हुई तो वरदान में रेस्टोरेंट के 50 लाख रुपए मांग लिए जाएंगे। फिर वो एक बिल्ली को लेकर गाय के सामने पहुंचते हैं। वो गाय उनके पास आई, लेकिन बिल्ली ने गाय को देखकर रोना शुरू नहीं किया। ये देखकर ये हैरान थे कि रिचुअल काम क्यों नहीं कर रहा। तब वहीं बैठा एक बाबा उन्हें देखकर हंसने लगता है।
बाबा पूछता है कि तुम लोग तांत्रिक विद्या सीखने की कोशिश कर रहे हो क्या, पर परमेश ने मना किया। तो बाबा ने बताया कि वो शमशान में रहते हैं और वो इन सब विद्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। परमेश ने बताया कि उन्होंने किताब में जो लिखा था वो सब ट्राई किया पर कुछ काम नहीं बन पाया, जिस पर बाबा समझाते हैं कि ये किसी साधारण बिल्ली से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक दिव्य बिल्ली चाहिए जो जंगल में रहती है और आसानी से नहीं मिलती। इस बिल्ली का मिलना मुश्किल था। ये सुनकर ये लोग लौट आते हैं। फिर ये दूसरा रिचुअल पढ़ते हैं, आत्मा वशीकरण। इसे करने के लिए अमावस्या की रात को किसी कब्र के ऊपर बैठकर हाथ में नींबू लेकर किताब में लिखे मंत्रों का जाप करना था। ऐसा करने से कब्र की आत्मा निकलकर नींबू में समा जाएगी। साईं को ये आसान लगा कि वो आत्मा की मदद लेकर अपने रेस्टोरेंट खोल लेंगे। इसके लिए सब तैयार हो जाते हैं और अमावस्या आने में एक हफ्ता था। तब वामन मंत्रों को पढ़ने लगता है ताकि उस समय कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अमावस्या के दिन ही वामन के पिता के एक्सीडेंट होने की खबर आती है और उसे तुरंत जाना पड़ता है। ये देखकर परमेश सोचता है कि अब ये कौन करेगा। तब भार्गव हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि वो मंत्र पढ़ेगा और सब संभाल लेगा। जिसके बाद वो पास के कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। भार्गव एक कब्र पर बैठकर नींबू हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। वहीं बाकी दोस्त दारू पीकर कब्रों से बात करने लगे और परमेश टेंशन में पूरी रात टहलता रहा। फिर सुबह होते ही एक गाँव वाला उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है और गाँव वालों को इकट्ठा करके उन सबसे कहता है कि ये लोग उनके गाँव में काला जादू कर रहे हैं। तभी लाठी डंडे लेकर भीड़ उन पर हमला कर देती है और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। इस घटना के बाद परमेश तो हार मान लेता है और रेस्टोरेंट का सपना छोड़कर अपनी नौकरी पर ध्यान देने लगता है। वहीं इसी दौरान ऑफिस में एक लड़की वर्षा उसे पसंद करती थी और परमेश भी उसे पसंद करता था, लेकिन वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे पहले अपना करियर सेटल करना था। फिर जब वो ऑफिस से घर लौटता है तो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और किचन का हाल भी बुरा है। पहले तो उसे लगता है कि उसके दोस्तों ने दारू पीकर ये सब किया होगा, लेकिन जब वो उनसे बात करता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्हें लगता है कि शायद कोई चोर घुसा होगा, मगर घर का कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था, सिर्फ किचन से खाना गायब था। तो वो सोचते हैं कि कोई गरीब बेचारा सिर्फ खाना खाकर चला गया होगा। फिर जब शाम को वो चाय और सिगरेट पीने बाहर जाते हैं तो बिरयानी खाने की बात होती है। परमेश बाहर से बिरयानी ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं कि सामान फिर से बिखरा हुआ है और चावल का भिगोना खाली पड़ा है, जो कि बहुत ही अजीब था। परमेश कहता है कि कौन राक्षस खाना खाने आया था जो ये हाल कर गया। तभी वही किताब टेबल पर आकर गिरती है और रिचुअल वाला पेज खुल जाता है। तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि रिचुअल काम कर गया और उनके घर में कोई भूत है। तभी उनकी घड़ी अचानक रुक जाती है, लाइट चली जाती है और वो देखते हैं कि दारू की बोतल टूटी पड़ी है। फिर उन्हें पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है जो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ से आ रही थी। तभी इन्हें जमीन पर एक परछाई दिखती है जिससे वो डरकर भागते हैं और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। भार्गव सबसे ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मंत्र उसने ही पढ़े थे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाता। भार्गव सुझाव देता है कि शायद किताब में आत्मा से निपटने का उपाय लिखा होगा, लेकिन किताब तो बाहर पड़ी है। इसीलिए वो तय करते हैं कि ये काम कल सुबह करेंगे जब आत्माओं की शक्ति कम होती है, और डर के मारे वो पूरी रात इसी कमरे में काटते हैं। अब सुबह उठकर वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि भूत ने उनकी रात की सारी बिरयानी खा ली है और हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। परमेश कहता है कि अच्छा वो बिरयानी रखी थी, वरना भूत हमें खा जाता। अब वो किताब में भूत को भगाने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ भूत बुलाने का लिखा था, भेजने का नहीं। परमेश सलाह देता है कि उन्हें बुजुर्गों से सलाह लेनी होगी। तो भार्गव अपने दादा को और परमेश पुजारी जी को कॉल लगाता है। तो दोनों एक जैसा ही उपाय बताते हैं, नारियल तिल और कुमकुम को लाल कपड़े में लपेटकर दरवाजे पर लटकाना। ये सुनकर वो सब करते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता। रात में फिर से घड़ी रुक जाती है, पायल की छन छन सुनाई देती है और वो डरकर वापस कमरे में बंद हो जाते हैं। अब रात को वामन लौटता है और देखता है कि सब भूत भगाने के उपाय में लगे हुए हैं, यहाँ तक कि मालाएं पहनकर घूम रहे हैं। जब परमेश उसे पूरी कहानी सुनाता है तब घड़ी फिर से रुक जाती है और पायल की आवाज आती है। वो सब वामन को अंदर चलने को कहते हैं, लेकिन वामन नहीं डरता और दरवाजा खोल देता है। तब बाहर परछाई दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि वामन तो गया, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और कुछ ही देर में वामन एक लड़की को अंदर लेकर आता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका थी। तब ये राज खुलता है कि परसों रात मोनिका ही वामन से मिलने आई थी। वामन के ना होने पर और सामान बिखरा देखकर वो चली गई थी और कल रात भी वही आई थी। ये सब सुनकर कहते हैं कि वो फालतू में डर रहे थे। लेकिन अगली शाम जब परमेश घर लौटता है तो सब उदास चेहरे के साथ बाहर खड़े थे। परमेश अंदर जाकर देखता है तो उनका सारा खाना फिर से गायब था। ये देखकर परमेश का दिमाग घूम जाता है कि अगर ये भूत नहीं है तो कौन कर रहा है। जिसके बाद वो अगले ही पल सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा देता है और रात को सब बाहर से देखने लगते हैं। तब ठीक 11 बजे अलमारी
अलमारी खुलती है और वही टोटके वाला नींबू बाहर उछल कर आता है। तभी वामन भूत के वश में होता है और किचन में जाता है और जमीन पर बैठकर किसी राक्षस की तरह खाना खाने लगता है और खाना खाने के बाद वो सब भूल भी जाता है। ये देख उन्हें पता चलता है कि भूत बाहर से नहीं बल्कि उनके घर में ही उस नींबू के अंदर मौजूद था। तब पता चलता है कि असल में वामन ने मंत्रों की प्रैक्टिस करते समय नींबू हाथ में रख लिया था और जहाँ वो बैठा था वहाँ जमीन के नीचे कोई लाश दबी हुई थी। उसी की आत्मा इस नींबू में समा गई है। वामन वही नींबू अलमारी में डालकर अपने घर चला गया था और रोज रात को वही नींबू अलमारी से निकलता। आत्मा किसी को पॉजेस करती थी, खाना खाती थी और वापस नींबू में चली जाती थी। ये सब जानकर वो तय करते हैं कि नींबू को बाहर फेंक देंगे। फिर अगले दिन परमेश नींबू को बिना छुए एक जार में बंद करके कहीं दूर फेंक आता है। फिर ये सब खुशी मना रहे थे कि आखिरकार मुसीबत टल गई और आज सब पार्टी करने का प्लान करते हैं। लेकिन वो नींबू तो वापस घर पर आ जाता है। नींबू को वापस देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब साईं हिम्मत करके नींबू उठाकर बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। इसी दौरान वहाँ से एक आदमी की अर्थी जा रही थी। उसका बेटा रो रहा था। तभी वो नींबू उस अर्थी पर जाकर गिरता है। नींबू के अंदर का भूत मुर्दे को पोजेस कर लेता है और उठकर बैठ जाता है। लोग तो अर्थी को छोड़कर भागते हैं, लेकिन उसका बेटा खुश हो जाता है और प्रॉपर्टीज के पेपर लेने जाता है क्योंकि उसके पापा बिना उसे प्रॉपर्टी दिए चले गए थे। वहीं वो मुर्दा उठकर परमेश के घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ परमेश दरवाजा खोलता है तो बाहर वही मुर्दा खड़ा होता है। वो अंदर घुसकर उनका सारा खाना खाकर चला जाता है और वापस अर्थी पर जाकर लेट जाता है। इधर बेटा कागज लेकर वापस आता है तो इससे पहले कि वापस मुर्दा लेट चुका था और आत्मा उसकी बॉडी को छोड़कर वापस नींबू में समा जाती है और वही नींबू वापस घर में आ जाता है। ये सब देखकर वो सीधा शमशान में एक बाबा के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तब बाबा उन्हें मंत्रों के चावलों से भरी एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि इसे नींबू के चारों तरफ एक घेरा बनाकर रख देना, आत्मा बन जाएगी और किसी को पोजेस नहीं करेगी। परमेश ऐसा ही करता है और घेरा बना देता है। टेस्ट करने के लिए नींबू के सामने चिकन रखता है। नींबू रिएक्ट करता है लेकिन घेरे से बाहर नहीं निकल पाता। ये काम कर गया था। पर अगले ही दिन वामन के चाचा अपने बेटे अंजी को लेकर आते हैं। अंजी कुछ बोल नहीं रहा था। चाचा बताते हैं कि अंजी अकेलेपन से बीमार रहने लगा है। डॉक्टरों ने 50 दिन की काउंसलिंग बताई है। चाचा गांव में रहते हैं, इसीलिए वो 50 दिन के लिए अंजी को उनके पास छोड़ने आए थे। उनकी मदद के लिए सब तैयार हो जाते हैं। फिर जब वो सब चाचा को बाहर छोड़ने जाते हैं तो अंजी घर में अकेले बैठा होता है। उसे टेबल पर नींबू रखा दिखाई देता है तो वो नींबू को काटता है और उसका नींबू पानी बनाकर पी जाता है। इससे भूत उसे पोसेस कर लेता है और वो सब जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि अंजी सारा खाना खाकर सोया पड़ा था और उसने नींबू का नींबू पानी बनाकर पी लिया था। यानी पहले आत्मा नींबू से निकलकर पोसेस करती थी लेकिन अब भूत उसके अंदर रहेगा। ये सोचकर इनकी हालत खराब हो जाती है। तब परमेश को एक आइडिया आता है, ये खाने का भूत है। जब खाना बनता है ये तभी आता है। एक काम करते हैं, 10 दिनों तक खाना नहीं बनाते और बाहर से खाना खाते हैं, यानी भूत को खाना नहीं मिलेगा तो वो तंग होकर खुद ही चला जाएगा। इसीलिए सारे लोग बाहर से खाना खाने लगते हैं। फिर अगली सुबह वो देखते हैं कि उनके घर के पास पुलिस आई थी क्योंकि आसपास के लोगों ने खाना चोरी होने की शिकायत की थी। वो तुरंत समझ गए थे कि ये उसी भूत का काम है। खाना न मिलने पर वो दूसरों के घर में चोरी करके खा रहा था। अगर ये राज खुल जाता तो मकान मालिक उन्हें निकाल देता और जनता उन्हें पीट देगी। तब मजबूरी में उन्हें फिर से अंजी को खिलाना पड़ा, लेकिन वो तो एक राक्षस था। उसे खिलाते पिलाते उनकी हालत खराब हो जाती है। अब एक दिन सब उसे खिलाकर शांति से दारू पी रहे थे, तब अंजी उनका चकना भी खा जाता है। इस पर साईं को जबरदस्त गुस्सा आता है। वो हिम्मत जुटाने के लिए दारू पीता है और भूत से पूछता है कि वो कौन है और इन्हें क्यों परेशान कर रहा है। ये भूत बताता है कि उसका नाम बकासुरी है, लेकिन लोग उसे बकासुर बुलाते हैं। बकासुरी अपने गांव में खाने की आदत के लिए जाना जाता था। वो अकेला ही 20-25 जनों का खाना खाता था। इसी कारण से उसका नाम बकासुर पड़ा। बकासुरी के माता पिता नहीं थे, वो अपनी दादी के साथ रहा करता था। उसकी दादी उसे खिलाने की आदत से परेशान थी। उसे खिलाने के चक्कर में वो खुद भी ठीक से खाना नहीं खा पाती थी। कई बार उसे पानी से पेट भरकर काम चलाना पड़ता था। एक दिन जब बकासुरी खाना खा रहा था तो कुछ ही देर बाद दादी बैठे बैठे अचानक चल बसी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गई थी। तब दादी की मौत के बाद बकासुरी की दुनिया उजड़ गई। उसे खिलाने वाली बस उसकी दादी ही थी। जिसके बाद भूख लगने पर वो गांव वालों से खाना मांगने जाता, लेकिन उसे सब भगाने लगते। अब कहीं से खाना ना मिलने पर बकासुरी अपनी दादी के समाधि पर जाकर रोने लगता है। उसने भगवान पर भी गुस्सा किया कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, ये खाने की बीमारी मुझे क्यों दी। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता समाधि पर चढ़कर खाना खा रहा था। ये देखकर बकासुरी भी एक समाधि पर चढ़ने लगा और खाना खाने लगा। जिसके बाद वो ऐसे ही अपने दिन गुजारने लगा। फिर एक दिन गांव के जमींदार की मौत हुई तो जमींदार का बेटा रिचुअल वाला खाना छोड़कर गया तो बकासुरी छुपकर इंतजार कर रहा था और उनके जाते ही वो सारा खाना खाने लगता है। तभी जमींदार के बेटे ने
उसे खाना खाते हुए देखकर गुस्से में आकर पत्थर उठाकर मारा। सिर पर पत्थर लगने की वजह से बकासुर की मौत हो गई। ये देखकर जमींदार के बेटे ने अपने नौकरों से कहा कि वो एक अनाथ था, इसीलिए उसकी लाश को चुपचाप ऐसे दफना दो कि कोई जान न पाए। इसी वजह से बकासुर की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और जिस जगह पर उसे दफनाया गया था वो वही जगह थी जहाँ वामन ने नींबू लेकर मंत्रों को पढ़ा था। इसी कारण बकासुर की आत्मा नींबू में घुस गई थी। अब बकासुर की कहानी सुनकर साईं पूछता है कि अगर उसकी कोई इच्छा है तो वो उसे पूरी करेंगे ताकि वो चला जाए। बकासुरी कहता है कि उसकी इच्छा सिर्फ खाना है। परमेश कहता है कि ये तो हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि बकासुर को मारने वाले जमींदार के बेटे से बदला लेने में वो उसकी मदद करेंगे। इसके बाद उसे उन्हें छोड़कर जाना होगा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि बकासुर को मरे हुए 200 साल हो चुके हैं, यानी कि बदले के लिए कोई बचा नहीं होगा। तभी उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो अगले दिन से बकासुर को फूड कंपटीशन में लेकर जाने लगते हैं। एक तो बकासुर को मुफ्त में अनलिमिटेड खाना मिल जाए और बदले में वो प्राइज भी जीत सकें, और ऐसा ही होता है। वो एक के बाद एक मुकाबले जीते जाते हैं और खूब सारा पैसा भी कमाते हैं। जल्दी उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि परमेश कुछ एडवांस देकर रेस्टोरेंट की डील भी कर लेता है। बस कुछ ही दिन और उनके पास पूरा रेस्टोरेंट खरीदने के लिए पैसे हो जाएंगे। तभी अचानक उनके पास वही बाबा आते हैं। बाबा को सब पता चल गया था कि वो अपने फायदे के लिए एक आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही। बाबा उन्हें समझाते हैं कि वो गलत कर रहे हैं और ये शरीर भी किसी और का है। परमेश कहता है कि उसकी गलत मंशा नहीं थी, लेकिन उनके पास उसकी खाने की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं था। इसीलिए वो बाबा से बकासुर को भेजने का उपाय पूछता है। ये देखकर साईं तुरंत परमेश को खींचकर साइड में ले जाता है और कहता है कि भाई अभी रुक जा, पहले रेस्टोरेंट के लिए पूरा पैसा जमा होने दे, उसके बाद हम इसे भेज देंगे। तभी अंजी के पिता का कॉल आता है। वो पूछते हैं कि अंजी कैसा है। वामन बताता है कि वो बढ़िया है और काउंसलिंग भी अच्छी चल रही है। तब उसके पिता कहते हैं कि उनका काम हो गया है और वो अगले ही हफ्ते अंजी को लेने आ रहे हैं। ये सुनकर उन्हें एहसास होता है कि बाबा सही कह रहे थे, उन्हें अब बकासुर को जल्दी से भेजने का उपाय सोचना चाहिए। इसीलिए वो बाबा के पास जाकर उपाय पूछते हैं। बाबा उन्हें ताबीज देते हैं और कहते हैं कि इसे अंजी के हाथ पर बांध देना और इसे फकीर बाबा ही खोलेंगे, वही आगे का उपाय बताएंगे। साथ ही बाबा उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि अब तक तुमने इस आत्मा का अच्छा रूप देखा है, अगर तुम उसे भेजना चाहोगे तो उसका बुरा रूप भी देख सकते हो। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं। फिर वो अंजी के हाथ पर ताबीज बांधते हैं और फूड कंपटीशन में भी खेलते रहते हैं। अब जैसे ही इनके पास पूरे पैसे इकट्ठे होते हैं, वो बकासुर को लेकर ताबीज खुलवाने दरगाह जाते हैं और बकासुर के बारे में दरगाह के लोगों को बताते हैं। तब लोग एक मोटी रस्सी के साथ बकासुर को बांधने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बकासुर तो बिल्कुल शांति से अंदर चला जाता है। ये देखकर दरगाह के लोग हैरान होकर पूछते हैं कि इतने सालों में उन्होंने पहली बार किसी आत्मा को इतनी शांति से देखा है। परमेश कहता है कि इसके पीछे जाकर देखो ये क्या कर रहा है। फिर किचन में जाकर वो देखते हैं कि बकासुर ने पूरा किचन साफ कर दिया था। वो चिल्लाते हैं 40 जनों का खाना अकेला खा गया। फिर वो पूछते हैं कि फकीर बाबा कब आएंगे। ये लोग कहते हैं कि फकीर बाबा अभी किसी दूसरे गांव में काम से गए हैं, इसीलिए उन्हें रात यहीं काटनी पड़ेगी। और सोने से पहले दरगाह के लोग उन्हें चेतावनी देकर एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं कि वो दरवाजा देख रहे हो, गलती से भी उसे खोल मत देना, इसके अंदर बहुत सारे भूत बंद हैं। फिर सोने की तैयारी करते समय उसी दरवाजे के छेद से एक लड़की उन्हें लुभाने लगती है। पल्ली देखता है तो भार्गव उसे मना करता है कि उधर भूत बंद हैं, लेकिन पल्ली नहीं मानता। वो सोचता है कि शायद कोई लड़की गलती से बंद हो गई होगी और जाकर दरवाजा खोल देता है। अब इससे सारे भूत आजाद हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग बकासुर के पास भागते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन इतने सारे भूतों को देखकर बकासुर खुद डर जाता है और कहता है कि मुझे बस खाना आता है, लड़ना वड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तब सारे भूत उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो पूरी रात छुपते फिरते हैं। फिर जब बाबा आते हैं तो सब कुछ संभाल लेते हैं और वो बकासुर के हाथ से ताबीज खोलकर उसे भेजने का उपाय बताते हैं कि बकासुर की दादी के जाने के बाद उसे किसी ने खाना नहीं दिया, वो अनाथ और भूखा ही मर गया, उसका पिंडदान कुछ नहीं हुआ, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। चूँकि इन लोगों ने मरने के बाद उसे खाना दिया, वो एक तरह से उसकी फैमिली की तरह हो गए। बाबा कहते हैं कि अगर उसकी अंतिम क्रिया और पिंडदान करें तो बकासुर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। बाबा अपने ब्राह्मण दोस्त का पता बताते हैं जो उनकी मदद करेगा। तब वो बकासुर को लेकर पंडित जी के पास जाते हैं और पूजा करवाते हैं। तब जाते जाते बकासुर भावुक हो जाता है। वो कहता है कि वो हमेशा उन्हें याद रखेगा कि कैसे उन्होंने एक परिवार की तरह उसका ध्यान रखा। आखिर में वो उसका पिंडदान करते हैं और बकासुर को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद परमेश ऑफिस जाता है और उसी लड़की वर्षा को प्रपोज कर देता है। फिर वो नौकरी से इस्तीफा देता है और अपना रेस्टोरेंट खोलता है। अब क्योंकि रेस्टोरेंट के पैसे बकासुर की मदद से मिले थे, परमेश उसका नाम बकासुर रेस्टोरेंट रखता है। अब इन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी सेट हो गई है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस कब्र पर बैठकर उन्होंने नींबू के साथ टोटका किया था,
था वो भी काम कर गया और उस कब्र के अंदर की आत्मा आजाद हो गई। ये आत्मा एक चोर की थी जिसका नाम थांगा था। आजाद होते ही थांगा ने अपना काम शुरू कर दिया। फिर जब परमेश और उसके दोस्त बैठकर न्यूज देख रहे थे तो उसमें बताते हैं कि शहर में बड़ी बड़ी चोरियां हो गई हैं। फिर जैसे ही परमेश बाहर आता है तो देखता है कि न्यूज में बताए गए चोरी का सामान उन्हीं के घर के बाहर पड़ा है, यानी चोर यहाँ आ चुका है। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।